हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अटल एकेडमी पे। मैं इंद्र मोहन आज आपको आधुनिक भारत के अंदर जो पांच कंपनियां आई थी उनके अंदर 3 कंपनियों के बारे में पढ़ा दिया है, पुर्तगाली, डच और अंग्रेज के बारे में। आज दोस्तों मैं बताऊंगा फ्रांसीसियों का भारत में आगमन कैसे हुआ और इनके बीच में जो युद्ध हुए, अंग्रेजों और जो फ्रांसीसी थे उनके बीच में कई युद्ध भी हुए थे, उनके बारे में बताऊंगा, उनके कारण बताऊंगा कि वो क्यों हुए थे। इससे पहले दोस्तों, फ्रांसीसियों से पहले एक कंपनी और आती है, डेनिश कंपनी। उसका जो ज़्यादा प्रभाव भारत के अंदर नहीं रहता है और वो जल्द ही खत्म हो जाती है। उसका बस आपको जो आने का क्रम है वो याद रखना है, वो कब आई थी भारत के अंदर। इससे पहले डेनिश जो कंपनी है वो भारत के अंदर आई थी, वो 1616 के अंदर भारत में आती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो वीडियो है, ये जो हिस्ट्री की वीडियो है, आपके लिए सभी एग्जाम जो एसएससी, रेलवे, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी और जीडी कांस्टेबल के अंदर आप एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आप इसको साथ साथ नोट भी करते जाइए और साथ साथ दोस्तों याद भी करते जाइए, ताकि कल को कोई एग्ज़ाम होता है आपका तो उसके अंदर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे ये। ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक, जो फ्रांसीसियों का भारत में आगमन है उसके बारे में। तो सबसे पहले जो बात याद रखनी है वो क्या है दोस्तों, डेनिश। इससे पहले एक कंपनी और आती है, वो कौन सी है, वो है डेनिश कंपनी। डेनिश कब आए थे भारत, तो डेनिश आए थे, आपको बस इतना ही याद रखना है, 1616 के अंदर डेनिश भारत के अंदर आते हैं। ठीक है दोस्तों। बस इसका यही पूछता है, सन पूछता है और कुछ भी नहीं पूछेगा। अब बात आती है फ्रांसीसियों का भारत में आगमन। तो सबसे पहले फ्रांसीसियों का जो भारत में आगमन हुआ था, इससे पहले इस कंपनी की स्थापना की गई थी, इस फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी, ये जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखना है 1664 के अंदर, 1664 के अंदर यहाँ पर लुई 14वां जो था, जिसने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। तो यहाँ पे लिखना है लुई 14वां ने क्या किया, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी भारत में, उसकी स्थापना किसने की थी, लुई 14वें ने की थी। और इसका एक मंत्री था दोस्तों, वो कौन था, इसका एक मंत्री था कोलबर्ट नाम का एक मंत्री था। इसके प्रयासों से क्या किया था, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 के अंदर इसने लुई 14वें ने की थी, कोलबर्ट की सहायता से की थी। कोलबर्ट कौन था, कोलबर्ट मंत्री था, कहाँ पे, इसके दरबार के अंदर, लुई 14वें के अंदर। ठीक है दोस्तों। तो ये बात, तो 2 बातें आपको ध्यान में रखना है। एक तो इसकी स्थापना कब की गई, 1664 के अंदर, और किसने की, वो की थी लुई 14वें ने। ठीक है दोस्तों। तो ये 2 बातें आपको याद रखना है। अब चलते हैं कि जब इसकी स्थापना कर दी गई तो भारत के अंदर ये कंपनी कब प्रवेश करती है और अपना व्यापार शुरू करती है। तो यहाँ पे नोट करना है कि 1660 के अंदर दोस्तों, 1660 के अंदर क्या होता है, 1660 में कंपनी का जो दल है वो भारत के अंदर पहुंचता है। और वो कहाँ पहुंचता है, वो पहुंचता है सूरत के अंदर। ठीक है दोस्तों। कब पहुंचता है, 1660 के अंदर सूरत में क्या है, कंपनी का दल पहुंचता है। और इसने 1660 के अंदर ही अपनी जो पहली व्यापारिक फैक्ट्री थी वो कहाँ पे लगा दी, सूरत के अंदर लगा दी दोस्तों। तो ये बात भी आपको याद रखना है, सूरत में पहली व्यापारिक फैक्ट्री। अब दूसरी बात क्या है दोस्तों, पहली व्यापारिक फैक्ट्री 1660 के अंदर लगा दी गई। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद
इन्होंने क्या किया, जो रणनीति अंग्रेज अपना रहे थे भारत के अंदर, ये 4 कंपनियां पहले चल रही थी इनके आने से पहले। कौन कौन सी? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, ये 3 कंपनियां चल रही थी भारत के अंदर, और एक डेनिश भी थी। लेकिन डेनिश का जो प्रभाव था वो भारत के अंदर कम ही था। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होते हैं, जो फ्रांसीसी होते हैं, फ्रांसीसियों ने क्या किया, फ्रांसीसियों ने वो ही रणनीति अपनाई जो रणनीति अंग्रेजों द्वारा अपनाई जा रही थी। इस तरह इसीलिए क्या हुआ, अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने इनके साथ विरोध करना शुरू कर दिया और लड़ाई करना शुरू कर दी। तो क्या होता है दोस्तों, इन्होंने क्या किया, इसके विरोध में क्या कर दी इन्होंने, 1669 के अंदर एक और फैक्ट्री बना दी। अपनी व्यापारिक जो फैक्ट्री थी वो कहाँ पे बनाई थी, वो बनाई थी दोस्तों, दूसरी व्यापारिक फैक्ट्री लगा दी मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम में दूसरी व्यापारिक फैक्ट्री, दूसरी व्यापारिक जो फैक्ट्री है दोस्तों, इन्होंने कहाँ पे लगा दी, वो लगा दी मसूलीपट्टनम के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर। तो इन्होंने क्या किया, इनका जो व्यापार था वो दिन प्रतिदिन क्या है, बढ़ता ही जा रहा था, और इनकी जो रफ्तार थी वो तेजी से आगे की ओर बढ़ रही थी। तो क्या है, पूरे भारत के अंदर इन्होंने क्या कर लिया था, धीरे धीरे अपना जो व्यापारिक क्षेत्र थे उनके अंदर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। तो अंग्रेजों को क्या हुआ, अंग्रेजों को ये बात बिल्कुल भी अच्छी न लगी। एक तो अंग्रेजों की रणनीति जो अपनाई थी फ्रांसीसियों ने, उनको ये बात भी अच्छी नहीं लगी। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि अंग्रेजों का जो कहा है वो फ्रांसीसी वो नहीं मानते थे, क्योंकि फ्रांसीसी अपने आप काम करते थे, अंग्रेजों के कहने पर काम नहीं करते थे। तो इसलिए जो अंग्रेज थे वो इस बात से परिचित नहीं थे। ठीक है दोस्तों, तो आगे क्या होता है, 1701 में एक घटना घटती है। वो क्या है, 1701 में पौंडीचेरी नाम का एक क्षेत्र था। पौंडीचेरी को क्या कर लिया दोस्तों, इन्होंने कब्जे में कर लिया, फ्रांसीसियों ने अपने अधिकार में कर लिया। और उसके बाद क्या होता है, 1701 में पौंडीचेरी को अपने अधिकार में लेने के बाद जो मुख्यालय है वो कहाँ पे बना दिया, पौंडीचेरी के अंदर बना दिया। तो यहाँ पे लिखना है, पौंडीचेरी को अपने अधिकार में लेना और इसे मुख्यालय बनाना। इसको क्या बना दिया, मुख्यालय बना दिया। मतलब जो भी ये व्यापार करते थे उससे संबंधित सारी जानकारी कहाँ पे होती थी, वो होती थी पौंडीचेरी के अंदर, जो मुख्यालय बनाया गया था उसके अंदर। तो ठीक है दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 1701 में पौंडीचेरी को क्या कर लिया था इन्होंने, उस पर अधिकार कर लिया और मुख्यालय बना दिया पौंडीचेरी के अंदर। चलिए दोस्तों, पहले इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों, एक जो यहाँ पे गवर्नर बन के आते हैं, फ्रांसीसियों का गवर्नर भारत के अंदर आता है, और उसके समय में भारत के अंदर फ्रांसीसियों कंपनियों का इतना विकास होता है कि पूछो मत, बहुत ज़्यादा विकास होता है उसके समय में। तो वो कौन सा गवर्नर था, तो 1735 के अंदर, 1735 ईस्वी में कौन आता है, वो आता है ड्यूमा नाम का फ्रांसीसी गवर्नर आता है। और इसके समय में क्या होता है, इसके समय में ही फ्रांसीसियों का जो विकास है, फ्रांसीसियों का विकास बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ता है। लेकिन इसके बाद एक जो महत्वपूर्ण घटना घटती है, उससे जो फ्रांसीसियों का जो गति थी वो धीमी हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है, इनका
अंत होने को आ जाता है दोस्तों। तो वो कौन सी घटना है, चलिए देखते हैं। तो 1746 के अंदर क्या होता है दोस्तों, 1746 में अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के एक जहाजी बेड़े को, अंग्रेजों की जो सेना थी उन्होंने फ्रांसीसी कंपनी जो थी उनके एक जहाजी बेड़े को क्या कर लिया, कब्जे में कर लिया। और कब्जे में करने के बाद ये बात जो फ्रांसीसी के जो डुप्ले हैं उनको पता चलती है। डुप्ले क्या करते हैं, हैदराबाद का जो नवाब था उसको ये सूचना देते हैं, लेकिन उस नवाब ने इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और अंग्रेजों की ओर बढ़कर बोला। तो फ्रांसीसियों ने क्या किया, फ्रांसीसियों ने इसकी सूचना देने के बाद भी जो हैदराबाद का निजाम था उनकी तरफ ध्यान न देने के कारण फ्रांसीसियों ने मद्रास के अंदर जो अंग्रेजों की कंपनी थी उसकी तरफ क्या कर लिया, उनको घेर लिया। अंग्रेजों की जो कंपनी थी उनको घेर लिया। ये बात हैदराबाद के जो निजाम थे उनको अच्छी नहीं लगी। तो उसके बाद क्या होता है, चलिए पहले देखते हैं। 1746 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी जहाजी बेड़े को कब्जे में ले लिया। कब्जे में लेने के बाद क्या हुआ दोस्तों, 1746 के अंदर 1746 में ये बात इनको अच्छी नहीं लगी, डुप्ले को अच्छी नहीं लगी। तो क्या हुआ, हैदराबाद के निजाम को सूचना दी। सूचना देने के बाद भी उसने इनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। ध्यान न देने के कारण फ्रांसीसियों ने मद्रास के अंदर जो सेना थी अंग्रेजों की उनकी तरफ क्या कर लिया, उनको घेरा बना के उनको कब्जे में ले लिया। और कब्जे में लेने के बाद अंग्रेज और जो हैदराबाद का निजाम था ये इस बात से गुस्से हो जाते हैं और बाद में होता है कर्नाटक का प्रथम युद्ध। चलिए दोस्तों उसके बारे में एक टेबल की फॉर्म में पढ़ते हैं और साथ साथ याद भी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, कल हमने फ्रांसीसियों का आगमन पढ़ा था भारत के अंदर और अब पढ़ना है कि कर्नाटक युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में, और ये 3 महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे इनके बीच में। और इनके बाद जो फ्रांसीसियों का भारत के अंदर प्रकोप था वो कम हो गया था। इन 3 युद्ध के बाद जो फ्रांसीसी थे उनका भारत के अंदर जो प्रकोप था बिल्कुल खत्म कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो चलिए देखते हैं, इसको टेबल की फॉर्म में पढ़ते हैं। इधर मैंने लिखा है युद्ध का क्रम, यहाँ पे लिखा है कि किस वर्ष ये युद्ध हुआ था, और यहाँ पर लिखा है कारण क्या थे युद्ध के, और यहाँ पर समाप्ति किस लिए की गई और कहाँ पर की गई और किसके द्वारा की गई, और यहाँ पर लिखना है कि परिणाम क्या निकले युद्ध के। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था जो दोस्तों वो हुआ था कर्नाटक के नवाब थे, जो कर्नाटक के नवाब अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। और ये 2 साल तक युद्ध चला था, 1746 से लेकर 1748 तक। और इसका कारण क्या था, एक तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार और दूसरा क्या था, अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों में अमेरिका में युद्ध चल रहा था। उसका जो प्रभाव है वो भारत के क्षेत्र के अंदर भी पड़ा, क्योंकि अमेरिका के अंदर अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध जो चल रहा था, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, उस युद्ध की शुरुआत भारत में भी देखने को मिली और उसका प्रभाव भी भारत के अंदर पड़ा। अब समाप्ति, जो पहला युद्ध हुआ था कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था, इसकी समाप्ति किसके द्वारा की गई, तो वो की गई दोस्तों 1748 के अंदर, जब कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ, प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। तो एक जगह थी एक्सला सेपल की संधि, ये कोई क्षेत्र था जो आपस में संधि के द्वारा निपटा लिया गया।
अंग्रेज एवं नवाब की पराजय हो गई। जो कर्नाटक का नवाब था और अंग्रेज थे, इन दोनों ने मिलकर इस युद्ध को लड़ा था। किसके साथ? फ्रांसीसियों के साथ। लेकिन अंग्रेजों और कर्नाटक के जो नवाब थे, उनको हार देखनी पड़ी और हार के बाद इन्होंने संधि की, एला सैपल की संधि, जो की थी 1748 के अंदर। ठीक है दोस्तों, और ये संधि आपको बिल्कुल याद रखनी है। और जो कर्नाटक प्रथम युद्ध हुआ था, किस वर्ष हुआ था, वो भी आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं, दूसरा जो कर्नाटक युद्ध हुआ था उसकी तरफ और देखते हैं उसका क्या कारण था और उसका जो नतीजा है वो क्या निकला। तो द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध हुआ था, दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था 1748 से लेकर 1754 तक। दोस्तों ये जो युद्ध है ये 6 साल तक चला था। उसके बाद में दोनों कंपनियों, कारण क्या था? दोनों कंपनियों द्वारा राजनीतिक हस्तक्षेप। क्या हुआ दोस्तों? जब कर्नाटक के जब नवाब थे, उनके मरने के बाद जो भारत के अंदर राजनीतिक जो दशा थी वो अलग अलग भागों में डिवाइड हो गई थी। और फ्रांसीसी और अंग्रेजों ने क्या किया? फ्रांसीसी और अंग्रेज थे वो हस्तक्षेप करने लगे। राजनीतिक जो पार्ट था भारत के अंदर राजाओं के, उनके अंदर क्या करने लगे? हस्तक्षेप। कुछ राजा जो थे अंग्रेजों के पास मिल गए और कुछ जो थे फ्रांसीसियों के पास। तो इसके कारण क्या हुआ? आपस में मतभेद हो गए और जो 1748 से लेकर 1754 तक इसके कारण युद्ध हुआ और कर्नाटक का दूसरा युद्ध हुआ। और ये युद्ध 1755 में जो क्षेत्र था पौंडीचेरी जो था वो अंग्रेजों को दे दिया गया और अंग्रेजों की स्थिति यहाँ पे क्या हो गई थी? अच्छी हो गई थी दोस्तों। पहले में क्या हुआ था? पहले में जो फ्रांसीसी थे वो जीत गए थे और उनको एला सैपल की संधि के द्वारा संतुष्ट किया गया था और ये क्षेत्र किनको दिया गया था? फ्रांसीसियों को दिया गया था। 1748 में ये युद्ध समाप्त हुआ था। अब 1755 में क्या हुआ? पौंडीचेरी की संधि हुई और अंग्रेजों को ये क्षेत्र देना पड़ा। आपको पता होगा, मैंने आपको पढ़ाया था कि फ्रांसीसियों ने ये पौंडीचेरी का क्षेत्र जो है, ये जो पौंडीचेरी का क्षेत्र है 1701 के अंदर इसको अपने अधिकार में लिया था और इसके अंदर अपना मुख्यालय भी बनाया था। और ये क्षेत्र किसको दे दिया गया? बाद में ये संधि के द्वारा अंग्रेजों को दे दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये दूसरा भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं, तीसरा जो कर्नाटक युद्ध हुआ था उसके बारे में। तीसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से लेकर 1763 तक चला और ये युद्ध जो था ये फ्रांसीसियों के अंत होने का युद्ध था दोस्तों। क्या है? यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध हो रहा था। यूरोप के अंदर सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, जिसके कारण भारत के अंदर भी इसका प्रभाव देखने को मिला। और भारत के अंदर भी क्या हुआ? वो ही हुआ दोस्तों जो द्वितीय युद्ध के अंदर हुआ था। तो दोस्तों ये जो युद्ध समाप्त हुआ ये किसके संधि के द्वारा हुआ? ये हुआ दोस्तों 1763 के अंदर पेरिस की संधि के द्वारा हुआ। और इसके अंदर क्या हो गई? अंग्रेजों की विजय हो गई और जो फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसियों का अंत बिल्कुल निश्चित कर दिया गया और वो गिने चुने ही क्षेत्रों के अंदर भारत में रह गए। लेकिन बाद में उनको ही भारत छोड़कर जाना पड़ा। तो क्या है दोस्तों, अब दोबारा से इसको रिकॉल करते हैं और साथ साथ याद भी करते हैं। पहले इस तरह से क्रमवार वाइज याद करेंगे कि किस तरह क्या कारण था, किस वर्ष हुआ था और इसका जो नतीजा है वो क्या निकला। तो दोस्तों सबसे पहले प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। पहला हुआ था दोस्तों 1746 से लेकर 1748। दूसरा हुआ था 1748 से लेकर 1754 तक। जो तीसरा कर्नाटक युद्ध है वो हुआ था दोस्तों 1756 से लेकर 1763 तक। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों जो युद्ध है कर्नाटक के आपको क्रम वाइज
याद हो गए होंगे। अब तीसरी बात आती है कि जो इसके मुख्य कारण थे वो क्या थे। जो पहला इसका मुख्य कारण था वो था ऑस्ट्रिया के अंदर उत्तराधिकार की लड़ाई। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में अमेरिका में युद्ध। अब द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था? उसके अंदर राजनीतिक हस्तक्षेप अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के द्वारा। तीसरा कारण क्या था दोस्तों? तीसरा कारण था यूरोप के अंदर 70 वर्षीय युद्ध। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको कारण भी पता चल गया होगा। अब बढ़ते हैं समाप्ति की ओर। आपने इतना याद रखना है कि युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई। तो आपको किस तरह याद रखना है? आपको याद रखना है, एक वर्ड लिखता हूं आप, इसके द्वारा आप याद रख सकते हो। ए से होगा दोस्तों एक्स, ए से होगा सॉरी दोस्तों आप, पी से होगा पौंडीचेरी और पी से होगा पेरिस। बस इस तरह से आप याद रख सकते हो। इनको अगर क्रम वाइज लगाना हो, एग्जाम के अंदर पूछे तो आप इस तरह से याद रख सकते हो। पहले आपके अंदर क्या रखना है? एक्सला पे। दूसरा पर क्या आता है? पौंडीचेरी। तीसरे नंबर पर क्या आता है? पेरिस की संधि। अब पहले के अंदर क्या हुआ था दोस्तों? नतीजा क्या निकला था? पहले के अंदर जो फ्रांसीसी थे उनकी स्थिति काफी मजबूत थी और कर्नाटक का जो नवाब था और अंग्रेज थे वो इनसे हार गए थे। दूसरे युद्ध के अंदर क्या हुआ था? दूसरे युद्ध के अंदर जो अंग्रेजों की स्थिति थी वो काफी अच्छी हो गई थी। तीसरे युद्ध के अंदर क्या हुआ? तीसरे युद्ध के अंदर जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों की अच्छी तरह से विजय हुई और फ्रांसीसियों का भारत के अंदर अंत होने को आ गया था और गिने चुने क्षेत्र के अंदर भारत में रह गए थे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कर्नाटक युद्ध आपको अच्छे से याद हो गए होंगे और आपने नोट भी कर लिए होंगे। अगर आपने दोस्तों नोट नहीं किए हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो कर्नाटक युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम के अंदर इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो मिलान करने के बारे में पूछेगा या आपको पूछेगा संधि किस संधि के द्वारा इनका जो समझौता हुआ था उसका पूछ सकता है। तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है और टेबल की फॉर्म में याद रखना है दोस्तों। अगर आपसे कल को एग्जाम के अंदर पूछा जाता है तो आपके माइंड के अंदर तुरंत ये क्लिक करना चाहिए कि हाँ हमने टेबल की फॉर्म में इस तरह से पढ़ा था। तो दोस्तों इसी के समय में 2 युद्ध और हुए थे, वो भी मैं आपको करवाऊंगा कि वो कौन सा युद्ध हुआ था। तो पहले इसको इरेज करते हैं, उसके बाद में देखते हैं 2 युद्ध कौन कौन से हैं। तो चलिए दोस्तों, जो पहले हमने टेबल की फॉर्म में पढ़ा था उसी के समय 2 युद्ध और हुए थे, उनको आप याद रखना है कि किस समय में हुआ था। तो वो इसी के समय में हुआ था जो 1748 के अंदर युद्ध हुआ था। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ये युद्ध दोस्तों सेंट थॉम का युद्ध था दोस्तों, सेंट थॉम का युद्ध था। और ये जो था ये कर्नाटक के नवाब और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था। और इसके अंदर भी क्या हुआ? इसके अंदर जो फ्रांसीसी थे उनकी जो स्थिति थी वो काफी मजबूत थी। यहाँ पे बस इतना याद रखना है कि सेंट थॉम का युद्ध कब हुआ था। तो सेंट थॉम का जो युद्ध हुआ था वो 1748 के अंदर हुआ था। इसके बाद में आता है दोस्तों 1760 में, बहुत ही बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो वो हुआ था दोस्तों बांडीवास का युद्ध। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ये एग्जाम के अंदर 3 से 4 बार पूछ लिया गया है, इसलिए मैंने आपको इन दोनों के बारे में बताया है, क्योंकि इसका ज्यादा नहीं पूछता है। आपको इसका वर्ष पूछता है कि किस वर्ष ये युद्ध लड़ा गया था, तो आपको याद रखना है। अगर इस तरह से भी आपसे पूछ सकता है कि जिस समय कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था उस समय एक युद्ध हुआ था
उस युद्ध का नाम बताएं तो वो युद्ध कौन सा है? सेंट थॉम का युद्ध। अब दूसरी बात क्या पूछ सकता है? दूसरी बात पूछ सकता है कि जो तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था उसके अंदर जो युद्ध लड़ा गया था वो कौन सा था? वो था दोस्तों बांडीवास का युद्ध। वो कब लड़ा गया था? तो 1760 के अंदर लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जो फ्रांसीसियों का भारत के अंदर आगमन है और कर्नाटक के 3 युद्ध हैं उनके बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आपने अच्छे से नोट भी कर लिया होगा। अगर नोट नहीं किया है तो आप चलती वीडियो के अंदर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।